Hello students. So after clearing all of your doubts regarding the connective tissues which we have completed till now, today we are again going to start with the next point of the connective tissue. और उसमें दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं about two tissues which are used for attachments of different टिश्यूज़ इनटू आवर बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मसल को बोन से अटैच कराना है या फिर अगर हमें बोन को बोन से अटैच कराना है तो उसके लिए यूटिलाइज होने वाले ये जो दो टिश्यूज़ है उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं और उनका नाम है लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स. ओके, तो इसको आज हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं क्योंकि ये थोड़े बहुत सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शंस. ठीक है, एंड ऑल्सो इनकी स्टडी अगर हम कंपैरेटिवली करते हैं तो फिर ये आपको समझने में भी जल्दी आसानी से समझ में आएगा. ओके, so these are the two tissues which we are going to talk about today, that is tendons and ligaments. ठीक है, तो टेंडॉन्स जो है सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं कि ये कहाँ होते हैं और ये क्या करते हैं. ओके, सो टेंडॉन्स जो है वो कॉर्ड लाइक होते हैं या फिर ये स्ट्रॉन्ग रिजिड इनएलास्टिक होते हैं थोड़े से. नॉट रिजिड लाइक बोन नहीं बोल सकते हम लोग, बट दीज आर बिट harder or we can say these are a bit tough in nature. Okay, not even hard but they are tough in nature. Okay, and these help to join the skeletal muscles to the bones of our body. Okay, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बोन ड्रॉ किया हुआ है. सो लेट मी फेच अनदर पेन. तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये वाले लंबे बोन को मुझे अगर ये मसल स्पिंडल जो है उसको अटैच कराना है यहाँ पे. ठीक है, सो आई एम ड्राइंग अ मसल स्पिंडल इन रेड कलर. ओके, सो सपोज दिस इज़ अ मसल स्पिंडल और ये मसल स्पिंडल को मुझे अटैच कराना है टू द बोन. ओके, सो द से द टिश्यू विच पार्टिसिपेट्स इनटू दिस इज कॉल्ड एज द टेंडॉन. ओके, सो टेंडॉन क्या करता है, इट एक्सटेंड्स और इट अटैचेस दिस बोन टू द मसल. ओके, so this is how it makes the attachment or this is how the attachment of the bone to the muscle takes place. Okay, so the जो green color का इसमें मैंने draw किया हुआ है बीच में. okay, so ये है tendons. okay, तो tendons joins the मसल टू द बोन. तो मसल से अटैच होने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है क्योंकि स्केलेटन एक अलग तरह का टिश्यू है, मसल एक अलग तरह का टिश्यू है. इन दोनों में कनेक्शन होना ज़रूरी है. तो इन दोनों के कनेक्शन के लिए कौन ज़रूरी है, टेंडॉन्स ज़रूरी है. टेंडॉन्स क्या करती है, उसको सस्पेंड करती है, उसको अटैच करती है और फिर जाके ये इसको यहाँ पे अटैच करने के साथ इट हेल्प्स इन टू से सस्पेंशन ऑफ द बोन्स ऑन दी सस्पेंशन ऑफ द मसल्स ऑन द बोन. ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से रिजिड है, थोड़े से नॉट रिजिड, ये थोड़े से टफ है, थोड़े से ये इनएलास्टिक है, तो इसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. ठीक है, और ये जो बनता है इट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स. ओके, तो इनका मेकअप इज़ डन थ्रू और इट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स. ओके, तो अभी बात करते हैं अबाउट लिगामेंट्स. तो लिगामेंट्स कैसी है. ठीक है, तो मैं फिर से वही बोन ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, नाउ जो बोन को बोन से अटैच करता है. ओके, सो द टिश्यू विच अटैचेस द बोन टू बोन इज कॉल्ड एज लिगामेंट. ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर. ठीक है, तो ये हो गया लिगामेंट. लिगामेंट क्या कर रहा है अभी, बोन से बोन का अटैचमेंट जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है. ओके, सो दिस इज अ लिगामेंट. ठीक है, तो लिगामेंट्स जो है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं टू द से टेंडॉन, तो टेंडॉन के कंपैरिजन में लिगामेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और इसकी इलास्टिसिटी की वजह से ये बोन को खींचने और रिलैक्स करने में, यानी कि ये ऊपर नीचे, यानी कि ये बोन को यहाँ से यहाँ मूव करने में हेल्प कराता है. ठीक है, तो इसमें कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू द टेंडॉन्स. टेंडॉन्स में बहुत लिमिटेड, सिर्फ ये थोड़ा सा मूव होगा, ये पूरी तरह से बोन को यहाँ से यहाँ तक मूव करा सकता है. ओके, टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स विच इज़ प्रेजेंट हियर, द मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत कम होता है इसमें प्रेजेंट और इनमें जनरली फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स और जाके कोलाजन का इसमें जो है वो
मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और लिगामेंट्स जो है वो जॉइंट्स जो है सारे बॉडी के, उनमें जो मूवमेंट है वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिंग या फिर एक्सटेंशन, आगे पीछे करना, ये सारी चीज़ें जो है वो लिगामेंट्स की वजह से होती है। और बोन के बीच में जो मूवमेंट है वो सारी, या सॉरी मसल के बीच में जो मूवमेंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सस्पेंशन थ्रू टेंडॉन्स, ओके। तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक से अटैचिंग, अगर अटैच करना है मुझे, सपोज एक रेनकोट को मुझे लटकाना है दीवार पे, सो वी नीड अ कील, राइट। तो कील के ऊपर उसको सस्पेंड करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ये जो है अपने टेंडॉन्स जो है वो इस मसल को सस्पेंड करने के लिए हेल्प करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर मसल टू सस्पेंड ऑन दिस बोन, ओके। जबकि लिगामेंट जो है इट इज़ लाइक अ हिंज ऑफ द डोर, तो डोर में हिंज जैसी है, जैसे वो मूव करता है डोर पूरी तरह से बिकॉज ऑफ द हिंज, तो इसमें भी ये हिंज के जैसा ही काम करता है। तो ये बोन को यहाँ से यहाँ मूव करने में पूरी तरह से हेल्प करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू माइट हैव हर्ड कि लिगामेंट टेयर होता है या फिर टेंडॉन्स के ऊपर कुछ प्रेशर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा डांसर्स या फिर क्रिकेटर्स या फिर जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, राइट। तो वो लोग कभी कभार हाथ में एक यहाँ पे ऐसे बैंडेज लगा के होते हैं या फिर एक सस्पेंसर बैग लगा के होते हैं जो गले में उनके नेक के अराउंड टाई किया होता है, राइट। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि कभी कभार इसमें अगर जर्क आ जाता है, यानी कि जब हम कोई चीज़ बहुत ज़ोर से करते हैं हाथ के थ्रू, ठीक है, तो उसमें स्प्रेन आ जाना या फिर ये जो लिगामेंट है वो टूट जाना, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट टेयर, ठीक है। तो ये लिगामेंट टेयर जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग, एक्सेसिव पुलिंग या फिर एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन दी हैंड, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेटर ने एक स्विंग करके बैट घुमा के मारा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाथ पे आने वाला, यहाँ पे आने वाला जो पेन है या फिर प्रेशर है, जिसकी वजह से लिगामेंट में जो इंजरी होती है, ठीक है, तो उसको लिगामेंट टेयर बोलते हैं। तो उस हिसाब से उनको रेस्ट दिया जाता है, या फिर थ्रू रेस्ट ओनली दिस कैन रिकवर एंड इट विल बी regained its natural shape and its natural functioning, okay. So this is how the presence of ligaments and tendons is into our body. तो इसके comparative analysis में आज हम देखते हैं कि what are the different points जो हमने अभी तक पढ़े हुए उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे हमने टेंडॉन की बात की है और लिगामेंट्स की बात की है, उस हिसाब से तो नेचर कैसा है वो पहले लिखते हैं और फिर जाके वी विल टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। तो इन नेचर टेंडॉन्स जो है वो काफ़ी टफ होती है, ठीक है, प्लस दे आर इनलास्टिक इन नेचर, बहुत कम मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। ये इसमें हमें कोलेजन दिखाई देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन जनरली जो इसके फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स है जो कि कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं इन रोज, यानी कि सीधे सीधे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये सीधा सीधा दिखने वाला थोड़ा सा टिश्यू है। सो दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट रोज। देन नेक्स्ट इज जनरली इसका फंक्शन क्या है, जॉइंट्स मसल टू द बोन, ठीक है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंडॉन्स, ओके। और फिर जाके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगामेंट, ओके। तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो दीज आर से स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, ओके, डिफरेंट फ्रॉम लिगामेंट, सॉरी लिगामेंट के कैरेक्टरिस्टिक जो टेंडॉन से डिफरेंट है उसमें आता है ये स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक है। जनरली इसमें येलो फाइबरस टिश्यू होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वाइट फाइबरस से येलो फाइबर्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट येलो फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स इनटू द मैट्रिक्स, ओके। तो ये सेम वही फाइबर्स है। तो येलो फाइबरस टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कोलेजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका वो है कि इसके मैट्रिक्स में वाइट फाइबर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं और बंडल्स में होते हैं, ठीक है। सो फाइबर्स से फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स जो है आर स्कैटर्ड
or in bundles. ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट क्या फंक्शन है इसका, जॉइंस बोन टू बोन. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स जो आपको स्टडी करना है इनटू दिस चैप्टर. ओके, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव एनालिसिस 2 या फिर 1 मार्क 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर लिगामेंट्स एंड व्हाट आर टेंडॉन्स. आपको बस यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. ओके, यू कैन एलैबोरेट दीज पॉइंट्स इनटू योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट द लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स. चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं अंडर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो है ब्लड. ओके, सो ब्लड इज द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच वी आर स्टडिंग. ओके, तो इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जनरली हम इसको क्लासीफाई करते हैं. एंड ब्लड बीइंग क्लासिफाइड इनटू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, द रीज़न इज़ क्योंकि इसके कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज़ ब्लड सेल्स एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ द प्लाज्मा. ठीक है, तो प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स, तो इन 2 रीजन्स की वजह से अगर हम देखते हैं तो दीज आर द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड नेचर में है या फिर लिक्विड नेचर में है, इसीलिए हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो हेंस ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, तो ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है और इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, इसका नेचर कैसा है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो ब्लड जो है इसको हम लोग मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, बिकॉज इसमें मोबिलिटी है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, तो जनरली अगर हम देखते हैं तो अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड इज़ ऑलमोस्ट से एक अडल्ट ह्यूमन में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन होता है या फिर ब्लड होता है 5 to 5.5 लीटर्स. ठीक है, और ये जो है जनरली इसका नेचर जो अगर हम देखते हैं तो इसका पीएच जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 7.4. ओके, और ये जनरली अगर हम देखते हैं तो ये 2 कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बना हुआ होता है कि एक होता है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल. तो प्लाज्मा को अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मा जो है काफ़ी वाटरी होता है और एक्वस होता है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. और अगर ब्लड सेल्स हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और ये जो है वो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट होते हैं. ठीक है, कंटिन्यूसली. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. तो इनको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या है. तो जैसे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स या फिर प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% ऑफ ब्लड बनाता है और ब्लड सेल्स जो है वो 45% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड वो बनाते हैं. ठीक है, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर ब्लड. इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा को डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है, सो ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा का इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इसेंशियल है क्योंकि आपको ये क्लास 10 में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है. सो इसको आप अच्छे से समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी ही. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा. ठीक है, तो प्लाज्मा को अगर हम देखते हैं तो ये जनरली स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है. ठीक है, और जाके इसको अगर हम देखते हैं तो ये जनरली इसमें 90% जो है वो वाटर होता है. ओके, और उसमें 10% जो है वो उसके डिज़ोल्व प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें से एल्ब्यूमिन या फिर जाके फाइब्रिनोजेंस या फिर जाके फाइब्रिन प्रोटीन्स हो गए, थ्रोम्बिन हो गया. ठीक है, ये सारे डिज़ोल्व प्रोटीन्स होती है. ठीक है, प्लस उसके साथ में 10% में आता है फूड. ठीक है, प्लस उसमें ही 10% में आता है वेस्ट, प्लस उसमें ही 10% में आता है रिक्वायर्ड सॉल्ट्स, मिनरल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ उसमें डिज़ोल्व होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है विच से कंप्राइज या फिर जो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए,
ये सारी चीज़ें जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत सारे बार हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे बार एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ द जनरल कंपोजिशन ऑफ आवर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आप अपने बुक में भी देख सकते हो, उसका भी डिवीजन होता है इनटू प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। तो इसमें ये सारे प्रोटीन्स जो है वो उसको हेल्प करते हैं फॉर गिविंग द से उसके जो विस्कोसिटी है ब्लड का वो देने के लिए ये प्रोटीन्स हेल्प करती है। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, या फिर जाके जो ग्लोबिन प्रोटीन्स है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो उस तरह से हेल्प करती है। फूड में आने वाला ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, विटामिन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे सेल्स को देने के लिए। यूरिया, यूरिक एसिड, इनको हम रिमूव करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। या फिर जाके हॉर्मोन्स हो गए, दीज आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है दीज ऑल कंपोनेंट्स दीज आर प्रेजेंट इनटू दी प्लाज्मा। ओके, सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड। सो लेट अस टॉक अबाउट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी ब्लड के सेल्स, ठीक है। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है इनको हम डिवाइड करते हैं मेजरली इनटू 3 टाइप्स। एक है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। दूसरा है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। वापस से, एरिथ्रो का मतलब है रेड, साइटॉन का मतलब है सेल, ठीक है। दूसरा जो है वो है कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी, जिसका नाम है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूको इज वाइट कॉर्पस्कल सेल्स, साइटॉन का मतलब है सेल। तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोस का मतलब है क्लॉट, क्लॉट फॉर्मिंग सेल्स, जिनका नाम है प्लेटलेट्स। Okay, so these are the 3 major types of cells which are present into our blood, that is RBC, WBC and platelets. Okay, उनके फंक्शन के हिसाब से इनके नाम है एरिथ्रोसाइट, क्योंकि वो रेड कलर के हैं, रेड कलर का सेल एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट्स वाइट सेल्स, या फिर जाके थ्रोम्बोसाइट्स क्लॉट फॉर्मिंग सेल्स। चलो अब हम स्टडी करते हैं एक एक ब्लड सेल्स को इन डिटेल कि ये कैसे इनके शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स है और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो है, सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे दैट इज आरबीसी, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स को अगर हम देखते हैं कि मैमल्स में, तो दीज आर स्मॉल डिस्क शेप्ड, ओके, और इसका कैरेक्टरिस्टिक है फीचर कि वो बायकॉन्केव होता है, ठीक है। बायकॉन्केव यानी दोनों तरफ से वो कर्व दिखाई देता है। इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। एंड लैक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ इसके मैच्योरेशन के टाइम में इसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है इसमें से चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल it lacks Golgi apparatus, it lacks ERs, it lacks every other organelle into the cell, ठीक है। इसका भी रीज़न मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे बॉडी में अगर हम देखते हैं, ये जो आरबीसीज है, इसका स्पेशल फीचर है कि द रेड कलर, ओके, सो रेड, प्रोमिनेंट रेड कलर इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द आरबीसी, जो इसको रेड कलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है। इसको हम लोग आयरन प्रोटीन भी बोलते हैं। आयरन क्यों? क्योंकि हीम यानी कि हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। तो आयरन प्रोटीन है, ये आयरन का कंपोनेंट है इस प्रोटीन में। स्पेसिफिकली इसमें बनाने में या फिर बनने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। आयरन होने की वजह से इसको हम लोग हीमोग्लोबिन नाम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ आयरन इनटू दिस प्रोटीन,
तो ये है हीमोग्लोबिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हीमोग्लोबिन ही क्यों? बिकॉज हीमोग्लोबिन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हीम जो है यानी कि आयरन कंपोनेंट जो है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू इट, और ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसी की वजह से हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन टू आरबीसी, एंड आरबीसी का मेजर फंक्शन इज कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, दूसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो आरबीसी का प्रेजेंस ब्लड में जो है, दीज आर ऑलमोस्ट, अगर हम देखते हैं तो दे आर 5 मिलियन RBCs पर mm³, ठीक है। तो इसका काउंट जो होता है दैट इज डन इनटू mm³, और एक mm³ में अपने को 5 मिलियन RBCs एक बार में दिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ RBCs। ऑल्सो जनरली RBCs जो है इसका लाइफ स्पैन जो है it is 120 days. Okay, they are produced in bone marrow, ठीक है। अभी बोन मैरो कहाँ पे था? बोन मैरो इज प्रेजेंट इन टू लॉन्ग बोन्स, हमने बोन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें नीचे में बोन मैरो की बात की थी, राइट। तो बोन मैरो जो है उसमें आरबीसी प्रोड्यूस होता है, और फिर जाके वो वॉकमन्स कैनाल, हैवर्जियन कैनाल में जो आने वाला अपना कैपिलरी था उसके थ्रू इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं टू एंटायर बॉडी। ओके, तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, बट जब प्रोड्यूस होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि इमैच्योर आरबीसी होता है। तो इस इमैच्योर आरबीसी को ब्लड के थ्रू हम कैरी करते हैं टूवर्ड्स स्प्लीन, ठीक है। एंड स्प्लीन के अंदर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी होता है, ठीक है। तो स्प्लीन के अंदर मैच्योरेशन होता है, और जाके स्प्लीन में स्टोरेज होता है आरबीसी का, ठीक है। एंड स्प्लीन में ही आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज, ठीक है। तो जैसे ही आरबीसी का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है वो स्प्लीन में जाती है। तो ये स्प्लीन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देख लो इसमें कैसे। तो स्प्लीन क्या करता है, जनरली आरबीसीज जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या होता है, जैसे ही एक पुरानी आरबीसी आती है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक नई इमैच्योर आरबीसी का मैच्योरेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। सो स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द आरबीसीज एंड इट किल्स द ओल्ड आरबीसीज ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की थी ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो बाइकॉनकेव होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इसको अगर हम सीधा देखेंगे तो, और अगर इसको हम आड़ा देखेंगे तो ये ऐसा कुछ गोल होता है, और यहाँ पे बीच में है ना ऐसा एक डिप्रेशन है, ठीक है। ये डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से वो थोड़ा सा बीच में से स्क्वीज़ हो जाता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से। तो ये स्क्वीज़ होने की वजह से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो न्यूक्लियस नहीं है उसमें, ऑर्गेनल्स नहीं है, सो सेल जो है वो गोल होने के साथ बीच में से ऐसा शेप ले लेता है। तो इट लुक्स, अगर हमें इसको थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हैं, देन यू कैन इमेजिन इट लुक्स समथिंग लाइक अ मेदू वड़ा, जो बीच में से थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, टायर शेप का, ठीक है। बट उसमें छेद होता है मेदू वड़ा में, इसमें छेद नहीं है, ठीक है। तो ये एंटायरली गोल इंटैक्ट है, बस उसका शेप कुछ उस तरह से है जैसा मेदू वड़ा होता है, ठीक है। सो हेंस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। तो अगर हम देखते हैं तो आरबीसीज के एक्सेप्शंस में, जैसे हमने इसमें देखा कि मैमलियन आरबीसीज जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है एक्सेप्ट फॉर कैमल, क्योंकि कैमल के अंदर आरबीसीज जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। लामास के अंदर भी जो आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि मस्क डियर जो है उसकी सबसे छोटी आरबीसीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ आरबीसीज। अभी हीमोग्लोबिन जो है वो अकोमोडेट करता है ऑक्सीजन को, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो एक हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑलमोस्ट, सो वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इतना ऑक्सीजन अगर कैरी करता है तो उस वजह से क्या होता है, आरबीसी जैसे ही ऑक्सीजन कैरी कर लेता है वो अपने साइज से थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो और बड़ा होने की वजह से ये ब्लड में से, जब ब्लड वेसल्स में से जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उसमें ऑर्गेनल्स भी रहेंगे और उसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा, तो इसका साइज इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग टिल हियर इट विल ग्रो मच मोर बिगर। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में फंसता जाएगा इनटू कैपिलरीज या फिर दूसरे ब्लड वेसल्स। तो
तो इसी वजह से मैच्योरेशन में क्या किया जाता है, उसका सारे ऑर्गेनल्स निकाले जाते हैं और फिर जाके उसका एक डेथ टाइम नोट हो जाता है, ठीक है, यानी कि G0 फेज़ उसको मिल जाता है कि उसको 120 डेज़ के बाद मरना है। 120 डेज़ के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, क्या काम करना है, ऑक्सीजन कैरी करना है। सो दिस इज़ हाउ द फंक्शन इज levied ऑन द RBCs एंड द RBCs विल टेक अप द वर्क एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर 120 डेज़। और 120 डेज़ के बाद वो स्प्लीन में जाएगी, मर जाएगी और फिर जाके मैच्योरेशन ऑफ नया RBC हो जाएगा, एक डिस्ट्रॉय होगी, एक मैच्योर होके ब्लड में छोड़ी जाएगी। सो दिस इज़ हाउ RBCs फंक्शन इनटू आवर बॉडी। प्लस कैमल में फिर क्यों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि कैमल का RBC जो है वो ओवल शेप का होता है, तो उसकी वजह से ये ब्लड में से अच्छे से आराम से ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसको कोई इश्यूज़ नहीं आते। सो हैंस इट इज़ वेरी इजी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इनटू द ब्लड। ओके, तो इसलिए उसमें ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियस रहे या फिर नहीं रहे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RBCs। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ आपको याद रखने के लिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काम में आ सकता है, जैसे कि जो प्रोडक्शन ऑफ RBC है इनटू द बॉडी इनटू बोन मैरो, उसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ इसको, इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोएसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ RBC। जो डेथ ऑफ RBC या फिर डिस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBCs। और फिर जाके जो दूसरा और एक चीज़ है, दैट इज़ जब भी हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन ड्रॉप। यहाँ पे मैं इसे एरो कर देती हूँ, ड्रॉप इज कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक है, या फिर इंक्रीज इनटू द नंबर ऑफ RBCs, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन RBC, इट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, सो ये कुछ टर्म्स है जो आप याद रख सकते हो, इरिथ्रोपोएसिस प्रोडक्शन ऑफ RBC, इरिथ्रोसाइटोपिनिया डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, एनीमिया ड्रॉप ऑफ द हीमोग्लोबिन, पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज ऑफ द RBCs।